हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 यानी पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, जो कि आपके फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी एमएपीसी का थर्ड पेपर है। इसे हम इजी नोट्स की हेल्प से कवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल, उसके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में 3 वीडियो कवर किए हैं, मतलब इस पेपर के 3 वीडियो कवर किए हैं। इससे पहले एमपीसी 001 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस 3 वीडियोस में आपने काफी सारा कंटेंट देखा है। आज का 4th वीडियो है जहां हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। तो बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए क्विकली वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ में, जो कि बताना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये जो हम नोट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इजी नोट्स की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप पीडीएफ की फॉर्म में भी रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा, एक बार आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वैसे तो हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं, ऑलरेडी दे हैव द पीडीएफ, उसी से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। आ जाते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है? पहली बात, हम अभी हमारा पर्सनालिटी का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हम असेसमेंट पर भी आते रहेंगे और साथ साथ थ्योरीज भी चलती रहेंगी। मैंने सब थ्योरीज को एक साथ इसलिए नहीं रखा है कि आपके दिमाग में हौच पौच ना हो जाए। प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा ही था कि थ्योरीज लाइन से थी, तो अभी बीच में असेसमेंट का एक टॉपिक आ गया है। पर्सनैलिटी असेसमेंट क्यों जरूरी होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ह्यूमन के बिहेवियर को मेजर करने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर के थ्रू उसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, और उस मेजरमेंट के थ्रू हम बहुत सारे रिजल्ट्स पर पहुंच पाते हैं। किसी भी पर्सन की डिफरेंट कैपेबिलिटीज का पता चलता है, उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट पोटेंशियल के बारे में मालूम चलता है। तो टेक्निक्स यूज होती है डिफरेंट तरीके की, जिनको हम पर्सनैलिटी असेसमेंट कहते हैं। उसी में से एक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जैसा कि नाम है, इसमें से आप वर्ड यूज करेंगे प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज को प्रोजेक्ट करना होता है किसी चीज पर, अगर प्रोजेक्टर का ही एग्जांपल ले लें, तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें नजर आती हैं, आप एक व्हाइट स्क्रीन पर कुछ चीजें देखते हैं जो किसी चीज के थ्रू देखते हैं। मतलब आप अगर बैठे हैं और स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं, तो आपके और स्क्रीन के बीच में भी कोई एक और चीज होती है जिसके थ्रू उस स्क्रीन पर वहां पर चीजें पहुंच रही होती हैं। आप कोई मूवी देखिए, कोई स्लाइड देखिए, अब तो प्रोजेक्टर का उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन मूवीज वगैरह में मूवीज को डिस्प्ले करने के लिए काफी ज्यादा प्रोजेक्टर वगैरह का यूज होता है। तो प्रोजेक्टर का हम की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे एक प्रोजेक्टर वर्क करता है। प्रोजेक्टर में होता क्या है कि प्रोजेक्टर के थ्रू आप एक स्क्रीन पर कुछ देख पाते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी डायरेक्ट आपको कुछ नहीं दिखाती हैं, इनडायरेक्ट। जिस तरह से आपके और स्क्रीन के बीच में एक इनडायरेक्ट चीज एग्जिस्ट कर रही है जिसे आप प्रोजेक्टर कह रहे हैं, उसी तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी इनडायरेक्ट बिहेवियरल का असेसमेंट का मेथड होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट का मेथड होता है। तो होता क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में एक टाइप का पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड है जो हमारे अंडरलाइंग थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशन को अनकवर करती है, और ये कभी भी डायरेक्ट नहीं करती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं कई बार बोल रही हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड है असेसमेंट का, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी एमसीक्यूज में भी आ जाए कि कौन सा मेथड इनडायरेक्ट होता है। जनरली सभी मेथड्स के थ्रू हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्टली चीजों को नोटिस करते हैं, मगर इसके थ्रू हम कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट वे में करते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये जानना भी जरूरी है कि इनडायरेक्ट करते हैं। ये जो टेक्निक्स होती हैं वो किसी भी पर्सन के अनकॉन्शियस में छुपे हुए इमोशंस को, डिजायर्स को बाहर निकालने की योग्यता रखती हैं, कैपेबिलिटी रखती हैं। जैसे कि हमने एक पर्सन को एक कार्ड दिखाया और उसके थ्रू पूछा कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, तो आप ये सोचिए कि हम वही टाइप का आंसर दे सकते हैं, उसी तरीके की बात हमेशा करते हैं जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। हम वो बात नहीं कर सकते, आप कितना भी फेक करने की कोशिश करेंगे, आप एक सिचुएशन में कर लेंगे, एक बात में कर लेंगे, लेकिन उसमें भी आपका कुछ ना कुछ पर्सनालिटी कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यही मकसद है इनका, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, कि आपके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ना करके इनडायरेक्ट वे में चीजों को निकालती हैं। मैं कार्ड की कुछ बात करी थी जो मैंने बीच में स्किप कर दी। अगर हमने किसी पर्सन को कार्ड दिखाया जिसमें कोई एक पिक्चर बनी हुई है, तो हमने उससे पूछा कि आप क्या परसीव कर रहे हो, क्या स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, तो वो स्टोरी उसी बेसिस पे क्रिएट कर पाएगा जितनी उसकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके वैल्यूज हैं, या फिर उसके अंदर जो भी डिजायर्स हैं, जो कुछ भी उसके अंदर है वही चीज बाहर निकलेगी उस कार्ड के थ्रू। अगर हम उस पर्सन से डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको क्या लगता है किसी सिचुएशन में किसी पर्सन की कैसे मदद करनी चाहिए, आपको हमेशा एक बहुत ही आइडियलिस्टिक आंसर मिलेगा। लेकिन वो आइडियलिस्टिक आंसर कितना ट्रू है ये हम कैसे पता करेंगे? तो यहीं पर हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हेल्प करती है कि वो पर्सन वहां पे जो आंसर दे रहा है वो ये नहीं जानता है कि हम उसके किस एस्पेक्ट को यहाँ पे जज कर रहे हैं। उसको तो ये पता है कि मैं इस कार्ड को देख के एक स्टोरी बता रहा हूँ कि हाँ, इस स्टोरी में एक लेडी जा रही है, उसकी ट्रेन छूट रही है और एक बच्चा उसकी गोद में है, और
आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हाँ, जब हम बच्चे पर्सन से बार बार घुमा घुमा के उस क्वेश्चन को पूछते हैं तो वो ये नहीं समझ पाता है कि उसके किस ट्रेट को यहाँ पे असेस किया जा रहा है। तो यही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जनरली क्या होता है इसमें, मे नॉट बी एक्सेसिबल थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ सेल्फ रिपोर्ट। जब हम किसी से सेल्फ रिपोर्ट लेते हैं तो वो बायस्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कुछ कॉमन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो रोरशक का इंक ब्लॉट टेस्ट जो अलग से भी पूछा जाता है 6 मार्कर में या फिर 3 में, टीएटी भी पूछा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन टास्क होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे विजुअल स्टिमुलाई होते हैं। विजुअल स्टिमुलाई का मतलब हो गया, विजुअल स्टिमुलाई वाले वो टेस्ट हैं जहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, कुछ विजुअल्स दिखाई जाएंगे, उनको देखकर आपको कुछ बताना है। तो उसकी कैटेगरी में रोरशक का इंक ब्लॉट टेस्ट आता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आता है। यहाँ पे इंक ब्लॉट्स दिखाए जाते हैं और इसकी हेल्प से पर्सन के अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया जाता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उनसे स्टोरी क्रिएट करने को बोला जाता है। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी वो टीएटी का ही एग्जांपल था। वर्बल स्टिमुलाई की बात करें, यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उनको कंप्लीट करने को कहा जाता है। जैसे हमने पूछा कि आई लाइक टू प्ले, तो पर्सन अपने उस फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बता पाएगा जो उसको पसंद है। खैर मैंने बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल दे दिया। वैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आपके सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल में है, इसका पूरा प्रॉपर टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों ब्रांचेस में आता है, काउंसलिंग में, क्लिनिकल में और आईओ साइकोलॉजी में, तीनों में ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है। एक्सपेरिमेंट्स की बात करिए जो आपका जिस तरह से फर्स्ट ईयर में एमपीसीएल है उसी तरीके से सेकंड ईयर में जो है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी उसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे वर्ड्स दिए जाएं और उनसे कनेक्ट करके कुछ वर्ड्स बनवाए जाएं या फिर उससे सिमिलर वर्ड्स बनाए जाएं, उससे स्टोरी बनवाई जाए, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उसी किस कैटेगरी में आता है? वर्बल की कैटेगरी में आएगा, जो हमने वर्बल स्टिमुलाई वाले लिए थे। कैटेगराइज कर दिया गया है। अदर टेक्निक्स भी हैं जहाँ पे ड्राइंग करवाई जाए या स्टोरी टेलिंग रोल प्ले कराया जाए। ओके, अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, ये तो आपको पता है ड्रॉ पर्सन टेस्ट एक प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स पर्सन बनाता है और स्टोरी टेलिंग में स्टोरी क्रिएट करता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा तो इसका काम ही यही है कि आपके अनकॉन्शियस इनसाइट्स को बाहर लाता है। बहुत सारी चीजें जो हमें भी नहीं पता होती, पर किसी सिचुएशन को देख के, किसी कार्ड को देख के, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम भी वैसा रिएक्ट कर देते हैं और हम भी अमेज हो जाते हैं कि अच्छा हमारे अंदर भी ये चीज है। तो वो चीज अनकॉन्शियस की बाहर निकल कर आती है इसके थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत तरीके की पॉपुलेशन में यूज हो सकता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज होता है, रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके थ्रू हम रिच क्वालिटेटिव डेटा को एक्वायर करते हैं, जो कि क्वालिटेटिव डेटा का मतलब हो गया क्वांटिटी में नहीं है, वो नंबर्स डेटा फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्टिव वे में है, लेकिन बहुत सारा मिल जाता है। जैसे अगर हमने एक पर्सन को एक कार्ड दिखाया तो उसके थ्रू वो बहुत बड़ी कहानी बना सकता है, तो मतलब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें भी पता कर सकते हैं हम, है ना। तो रिच क्वालिटेटिव डेटा हमें रिसीव होता है। दिस इज लेस ससेप्टेबल टू सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ये चीज, सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है कि हमें लग रहा है कि सामने वाला पर्सन हमें जज करेगा तो हम उसके ही हिसाब से क्यों ना आंसर दे दें, इसी को हम सोशल डिजायरेबिलिटी कहते हैं। सोशल साइकोलॉजी की टर्म है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ भी यूज हो रही है कि तो एक बायस क्रिएट होता है कि, और ये होता है जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी को तो नहीं मिटा सकते, तो टेस्ट ही इस तरीके से बनाया गया कि वो टेंडेंसी बाहर निकल कर ना आ पाए। तो ये चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वीकनेस की बात करें तो इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। हम जो चीजें बता रहे हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन इतने परसेंट इस ट्रेट पर है या इतने परसेंट इस ट्रेट पे वीक है, हम उसको सब्जेक्टिव वे में बता सकते हैं, वो क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन की तो लैक ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्डाइजेशन पर लो हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिजल्ट्स को हम अक्रॉस पॉपुलेशन में उस तरीके से नहीं कह सकते। और जब भी किसी चीज में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी हमें देखने को मिलेगी तो वहाँ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चनेबल हो गए हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को लेकर, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि उतनी एक्यूरेसी रिजल्ट्स में नहीं देखी गई है। टाइम कंज्यूमिंग तो ऑफकोर्स ये है, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। प्रोजेक्टिव टेक्निक की जब स्कोरिंग की जाती है तो इंटरप्रिटेशन और सब चीजों को करने में टाइम काफी ज्यादा लेते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे भी। अगर पर्सन अपनी बातों को बताने में बहुत सब्जेक्टिव हो गया तो क्या आप उसे रोक देंगे? आप उसको बताने देंगे ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। अब कुछ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, बहुत ज्यादा हमने बात नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी और चीजें भी लिखनी थी, हमें ये भी बताना था कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब चीजें। शुरुआत करेंगे रोरशक इंक ब्लॉट टेस्ट से। यहाँ पे जो लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको एक इंक ब्लॉट्स की सीरीज दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आप जो भी देख रहे हैं उसको बताइए।
ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो इंसाइट्स गेन करने के लिए यूजफुल होते हैं कि उनकी थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। पर्पस क्या है? इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अंडरलाइंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको निकालना, पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को असेस करना, और डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी इसके थ्रू असेस किया जाता है रोरशा के इंक ब्लॉट टेस्ट की हेल्प से। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात करें तो ये यहाँ पे इमेजेस दिखाई जाती हैं जिनके थ्रू स्टोरी बनानी होती है कि आपको क्या दिख रहा है, 4-5 लोग हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आपको लग रहा है, क्या कहानी आप बना सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग द स्टोरी। इसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है लोगों की नीड्स क्या है, ड्राइव्स क्या है, किस थीम पर उनकी लाइफ चल रही है और उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ में क्या है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ड्राइंग करवाई जाती है और डिफरेंट ड्राइंग्स के थ्रू यहाँ पे जैसे ऐसा भी होता है कि एक पर्सन जो है वो अपोजिट सेक्स का, अगर एक मेल से आप करवा रहे हैं तो एक फीमेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा जाता है, और फीमेल से कहा जाता है तो वो मेल का ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद दूसरे सेक्स का भी, मतलब दोनों ही सेक्स का जो है वो पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन उन्होंने बनाए हैं, किस तरह के हेयर्स उन्होंने बनाए हैं, क्या क्या चीजें बॉडी पार्ट्स में बनाई है, उसको देखते हुए यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी पर्सन की सेल्फ इमेज क्या होगी। हम जब कोई पिक्चर बनाएंगे ना तो हम वो चीज को बनाएंगे उसमें जैसा हमारे माइंड में वो चीज होगी। तो फीलिंग्स और इमोशनल हेल्थ को ये दिखाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही। ये बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स और थॉट्स को अनकवर करता है जो पर्सन ओपनली नहीं बता पाता। ये टेस्ट जब आप एक्चुअली में अप्लाई करेंगे ना, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो आप देखेंगे वहां पे स्टेटमेंट्स हैं। जो दुबे का, एलन दुबे का जो टेस्ट है उसमें आप देखिएगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में कि स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि जब आप उसे खुद देखेंगे तो आपके अंदर से आंसर आने शुरू हो जाएंगे। पहली बार जब आप ये देखेंगे तो अनबायस्ड आंसर आपके मन में आने लगेंगे कि आई फील हैप्पी व्हेन समवन, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ सकता है प्रेजेस मी फॉर माय वर्क, है ना, कुछ भी आ सकता है। अभी ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आया तो मैंने आपको भी बता दिया। तो इस तरीके के वहां पे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में स्टेटमेंट्स रहते हैं जिसको देख के पर्सन को बहुत क्विकली आंसर करना होता है। सोचने बैठ गए तब तो फिर मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर सोच सकती हूँ, हर पर्सन ऐसा कर सकता है, तो वो हमें नहीं होने देना है, इसलिए टाइम लिमिट रखी जाती है इसमें सभी टेस्ट में। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, इस टेक्निक की हेल्प से कोई भी पर्सन एक सीरीज ऑफ वर्ड्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करता है, जो भी माइंड पहले सबसे पहले आ रहा है। वर्ड एसोसिएशन में जो भी एसोसिएशन में आपके वर्ड आ रहा है उसको आपको बताना है। जैसे हमने रैट कहा तो आपके माइंड में कैट आ सकती है, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहे को खा लेती है, तो इसलिए रैट के साथ में आप कैट को एसोसिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब कैट बोला है तो आप मिल्क एसोसिएट कर सकते हैं, है ना। मिल्क बोला है तो आप चीज एसोसिएट कर सकते हैं। जो भी आप एसोसिएशन करेंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ आपका लिंक बन रहा होगा, उसी चीज को बताना होगा। हमें इसकी हेल्प से ये पता चलता है कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे एसोसिएट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, कैसे हम एसोसिएट कर पाते हैं। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक हाउस ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, एक ट्री ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, पर्सन ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। अब हर पर्सन की ड्राइंग में हाउस ट्री और पर्सन अलग अलग सिचुएशन में होंगे। इनफैक्ट ये आप सबने बचपन में भी किया होगा, एक कॉमन सा ड्राइंग के टीचर जो सीनरी बनवाते थे, होता ही था सीन्स बनवाते थे, और सीन्स में क्या होता था, हम माउंटेन्स बनाते थे, एक हट बनाते थे, ट्रीज बनाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम क्या करते थे, तो आप भी को भी ध्यान होगा। तो हम सबके माउंटेन्स, हट और ट्रीज का जो सीन होता था वो डिफरेंट निकल कर आता था। किसी के में रिवर भी बहने लगती थी, किसी के में सन भी आ जाता था, किसी के में क्रोज भी उड़ रहे होते थे। तो इस तरीके से अलग अलग सबका सिनेरियो होता था। तो वही चीज हमें देखनी है कि हमारी पर्सनैलिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को दिखाता है कि हम कैसे सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, किस तरह से चीजों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी बनाते हैं। स्टोरी टेलिंग और रोल प्लेइंग तो हम बहुत करते हैं, अपने घर में बच्चों के साथ भी करते हैं कि कोई भी स्टोरी देकर उनसे कहा जाता है कि उस सीन को आप उस तरीके से प्ले करिए, तो उनका वो कैरेक्टर ट्रू वहां निकल कर आता है कि अगर वो एक शॉपकीपर होते तो कैसे बिहेव करते, अगर वो एक गार्ड होते तो कैसे बिहेव करते हैं ना, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी में जो भी चीज है। तो इससे क्या होता है कि किस तरीके से आप इमेजिन या रियल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। कलर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक और है। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखें, अगर आपको ध्यान न रहे तो आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करिएगा लिखने की। तो कलर वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स को कलर्स दिए जाते हैं और उनको उनकी फीलिंग्स और सिचुएशन के साथ एसोसिएट करना होता है। जैसे हम अगर एक जनरल बात करें तो अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर लव को सिंबलाइज करता है, व्हाइट कलर की बात करते हैं पीस को सिंबलाइज करता है। आप और चीजों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपके माइंड में कुछ और भी थॉट आ रहा हो। ये जनरल थॉट में बता रही हूँ जो हम सभी के साथ में एक चीज को कनेक्ट करेगा। तो क्या होता है, हमारे कलर्स जो होते हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता भी है। हम जैसा फील करते हैं ना, हम उन तरह के कलर्स को पिक करते हैं पहनने के लिए। हमारी चॉइस में
ह्यूमन की बेसिक साइकोलॉजी, बहुत बेसिक टेंडेंसी है ये कि हम उन कलर्स को पिक करते हैं जैसे हमारे मूड होते हैं। अगर ये एक लंबी रिसर्च के बाद ये चीज निकल कर आई थी कि फीमेल्स में स्पेशली ये देखा गया था, क्योंकि फीमेल्स में मूड स्विंग्स के ज्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया गया था। ये एक काफी अच्छी रिसर्च थी है, स्पेसिफिकली नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, लेकिन इस रिसर्च में ये चीज निकाली गई थी कि जो फीमेल्स होती हैं उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अपने मूड्स के अकॉर्डिंग उन कलर्स को पिक करती हैं जैसे वो ड्रेसअप होना चाहती होती हैं। तो एक रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया था, और एक्चुअल में ऐसा होता है। बीइंग अ लेडी मैं भी आपको ये चीज बता सकती हूँ कि जब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से कलर्स का हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट तो आता ही आता है। हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम हमेशा ब्राइट कलर्स प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा मूड खराब होता है तो डल कलर्स भी पहन लेते हैं। तो क्या कलर वर्ड एसोसिएशन हमारी पर्सनैलिटी के इस पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी क्या अंडरलाइंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोजेक्टिव ड्रीम एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो हमारे साइकोडायनेमिक्स से निकली हुई चीज है। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि जो अपने ड्रीम्स होते हैं उनमें उनमें क्या क्या आपने थीम्स देखी, क्या सिंबल्स थे, क्या कंटेंट था, उसको रिलेट करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि पर्सन के मन में क्या चल रहा है। और ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपरली किया जाता है, और ये वही लोग कर पाते हैं जो स्पेसिफिकली इसमें ट्रेंड होते हैं। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये थोड़ा चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, लेकिन इसके थ्रू हर पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की जाती है। ड्रीम एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। मेरे पास एक बुक भी है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की बुक है, और उसमें बताया गया है कि कैसे हम जो ड्रीम्स होते हैं उनको उनकी रियल मीनिंग को अनकवर कर सकते हैं। खुद मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में कि जो ड्रीम्स होते हैं हमारे वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और किस तरह से चीजें होती हैं। और उसको पढ़ते पढ़ते तो मुझे इतने सारे ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे कि मुझे लग रहा था कि मैं रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हूँ या मैं ड्रीम्स में हूँ। तो बहुत कंफ्यूजन होता था। खैर ये तो जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइज, बट अदरवाइज ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन कराने में भी बहुत मजा आता है, और खुद से सोचते हैं जब चीजों को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जरूर बताइएगा। काइनेटिक फैमिली ड्राइंग क्या होती है, ये भी एक मेथड है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिविजुअल्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स एंगेज इन सम एक्टिविटी, और इससे फैमिली डायनेमिक्स का पता चलता है, रिलेशनशिप्स का पता चलता है, इमोशनल स्टेबिलिटी कनेक्शंस के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में यूज होती है, कोई क्लिनिकल में, कहीं एजुकेशनल में, कोई रिसर्च सेटिंग्स में, जहां जैसे जरूरत होती है। और कई तो ऐसी हैं जो कई पर्पस को भी सर्व करती है, जिसमें से कि टीएटी बहुत ज्यादा खास है। टीएटी जो है वो क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज होता है, एजुकेशनल सेटिंग में भी यूज होता है। आप देखिए जितने ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके थ्रू पर्सन के पर्सनैलिटी असेसमेंट में बहुत ज्यादा टीएटी का यूज होता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स काफी वैल्यूएबल टूल्स हैं साइकोलॉजी की फील्ड में अगर हम कहें, क्योंकि ये पर्सन के अनकॉन्शियस से या उन हिडन पर्सनैलिटी के हिडन कंपोनेंट्स को बाहर निकालती हैं जो हम डायरेक्टली किसी से पूछकर नहीं निकाल पाते हैं। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी पूछी गई हैं। वैसे तो देखिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं हर टॉपिक के साथ ऐसा बोलती हूँ, आप लोग नोटिस करते होंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ना तो आपको ये ऑलरेडी एक लिमिटेड डेटा है। अगर हम इजी नोट्स की बात करें तो ऑलरेडी लिमिटेड डेटा है, तो इसमें तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है। मैं आज टाइम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, और एक ही टॉपिक पे बहुत सारा टाइम शायद मैंने लगा दिया हो। कोई बात नहीं, हम सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट पे आते हैं तो जल्दी हो जाएगा हमारा। सेल्फ रिपोर्ट जैसा कि नाम है, अपनी रिपोर्ट खुद से देना। और अपनी रिपोर्ट आप खुद से कैसे देंगे? अपने आप पहुंच जाएंगे किसी को बताने की मेरे बारे में ये सब जान लो, आपको आप ऐसा नहीं करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या होता है, जब कोई पर्सन सेल्फ रिपोर्ट को कंडक्ट करता है तो वो सामने वाले पर्सन पहले तो उसके पास खुद के पास एक क्लियर एजेंडा होता है कि मुझे इस पर्सन की पर्सनालिटी के इन कंपोनेंट्स पे वर्क करना है। उसी के हिसाब से वो आपके सामने एक क्वेश्चनर प्रेजेंट करेगा, और आपको उसके ही हिसाब से उसके आंसर्स करने हैं, क्योंकि आपके उस पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है। आंसर देने वाले पर्सन को यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है कि उसे आइडिया रहता है कि मेरी किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट में अगर हम जॉब के रिगार्डिंग अगर इसको यूज करते हैं तो पर्सन विल शो देम द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स एवरीबडी विल डू दैट एंड इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि भाई वहां पे उसकी जॉब का सवाल है, वो क्यों नहीं अपने आप को बुरा थोड़ी ना बताएगा। तो सेल्फ रिपोर्ट काफी हद तक बायस्ड होते हैं, बट ये डायरेक्ट टेक्निक है असेसमेंट की, जिसमें हम डायरेक्टली पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है, सीधे सीधी बात है। तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या होता है, ये होता तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ही है, जिसमें लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को करते हैं, आंसर कर देते हैं, जिससे उनके थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड का पता चलता है। ये पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को कवर करते हैं। अच्छा, आपको देखने में लग रहा है कि तो बहुत डायरेक्ट चीज है, लेकिन फिर भी ये क्लिनिकल सेटिंग्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट में।
इनकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इनमें जो रिपोर्टिंग होती है वो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग होती है, मतलब द टेस्ट रिलाइज ऑन द इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन एंड एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिपोर्ट देयर ओन फीलिंग, थॉट एंड बिहेवियर। हम ये मान रहे हैं कि जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो आप सही बता रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह है, ये इसका मेरिट भी है डिमेरिट भी है, कि हम ये मान रहे हैं कि जो हमने आपसे मांगा है जो डेटा वो आप जो दे रहे हैं वो सही है। यही मानकर टेस्ट आगे चलता है और इसी के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर देने वाला पर्सन फेक आंसर कर दे, गलत कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी डेटा हमारा आगे बन रहा है उसका बिगिनिंग ही कितनी खराब हो जाएगी। तो इस बात को अब कौन ध्यान रखेगा? पॉइंट ये है कि ध्यान कौन रखेगा, क्या जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है? ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगा। अब जो पर्सन आंसर कर रहा है क्या ये उसकी जिम्मेदारी है? वो भी सिचुएशन के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे हमने जॉब में कहा कि जॉब के केस में तो भाई ये बात सही ही है, वो अपनी जॉब थोड़ी खो देगा अगर उससे उसकी वीकनेस पूछी गई है। तो वो एक्चुअल में अगर ऐसी बात लिख देगा तो क्या होगा वहां पे? तो कुछ सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं जहां पे आंसर देने वाले की भी मजबूरी हो जाती है। लेकिन पर्सनैलिटी असेसमेंट के केस में जब आप एज एन इंडिविजुअल इसके आंसर कर रहे हैं, मतलब जो भी पर्सन आंसर दे रहा है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एक रियलिटी की तरफ रहे, मतलब उसमें ऐसी मिक्सिंग ना करे जो आउट ऑफ द वर्ड हो जाए। ओके, तो ये जो टेस्ट है पूरी तरीके से सेल्फ परसेप्शन पर रिलाय करते हैं और इसीलिए सब्जेक्टिव हो जाते हैं। अगर इसके स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट की बात करें तो क्वेश्चन तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनाए ही जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए, स्टैंडर्ड वे में आ जाए, तो आंसर देने वाला भी उतना बायस्ड नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हमने पूछ लिया कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में वो यस नो ट्रू फॉल्स, इस टाइप से अगर हमने एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री इस तरीके से बना दिया, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा बायस नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा बहुत तो अभी भी होगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट हर जगह नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमने यहाँ पे सब्जेक्टिविटी वाली बात करी है, सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की बात करी है। आपके माइंड में क्वेश्चन अगर आया नहीं है तो आना चाहिए कि जब हम सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन के जो थॉट्स और फीलिंग जो भी डिजायर्स हैं वो सब्जेक्टिव वे में नजर आते हैं, तो वो नजर कैसे आ जाएंगे जब सिर्फ ट्रू फॉल्स में ही बात हो रही होगी। तो यानी कि हर टेस्ट में हम सेल्फ रिपोर्ट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट में हर एक टेस्ट में मैं यस नो नहीं पूछ सकती, कहीं पर भी मुझे आपकी ऐसी जरूरत हो सकती है। मान लीजिए मैं क्रिएटिविटी के बारे में आपकी सेल्फ रिपोर्ट लेना चाहती हूँ, अब मैं कैसे पूछूं आपसे यस और नो? वहां तो आपको चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी ना। तो बहुत सारा एक टाइप ऐसा भी होता है। पर्सनैलिटी इन मेंटल हेल्थ असेसमेंट, पर्सनैलिटी ये जो टेस्ट होते हैं सेल्फ रिपोर्ट की बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं और इनमें आपको देख भी रहे हैं जैसे MMPI काफी फेमस है ना, न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी काफी फेमस है। बाकी बाकी चीजों को भी हम इसके थ्रू असेस करते हैं, देख लीजिए क्विकली। और ये इजी टू एडमिनिस्टर होते हैं। इजी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आयर हो सकता है हमारे पास रिटन फॉर्मेट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेपर एंड पेंसिल और ऑनलाइन क्वेश्चन आयर के थ्रू भी कंडक्ट किए जा सकते हैं और इजी होता है इनको एडमिनिस्टर करना, जिसकी वजह से डेटा में इजीली मिल भी जाता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें तो जो टेस्ट होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो जिस तरीके से वो यूज किए जा रहे हैं उस टेस्ट की तो अपनी रिलायबिलिटी है और उस टेस्ट की अपनी वैलिडिटी भी है। अब जो मिलने वाला स्कोर है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आंसर देने वाले पर बहुत हद तक डिपेंड करेगी। रेस्पॉन्स बायस यहाँ होता है, बात तो हो ही चुकी रेस्पॉन्स बायस की। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस अभी बात की थी हमने, क्या होता है ये रेस्पॉन्स बायस? मतलब मुझे लग रहा है कि आई शुड गिव यस टू एवरी आंसर बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन लुक लाइक डू यू लाइक दिस, आर यू इन फेवर ऑफ दिस, डू यू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सिस्टम, सो आई शुड से यस बिकॉज इट विल शो मी सम एज अ वेरी गुड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द अदर। अब क्या हो गया यहाँ पे? हो गई सोशल डिजायरेबिलिटी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं पर ऐसा अच्छा अच्छा होना चाहिए। अरे हम कहाँ पर हैं, हम क्या किस तरीके से उसको देखते हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो वो टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमारी तरफ से जो है डिस्टर्ब हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए आइडियली। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बायस हमें देखने को मिलता है। इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्ड, ये बहुत जरूरी है कि पर्सन खुद को लेके अवेयर कितना है। अगर कोई इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है तो उसके आंसर्स में आपको हमेशा कंफ्यूजन ही दिखेगा और ये जो कंफ्यूज आंसर्स हैं सारा डेटा कंफ्यूज कर देंगे और पूरा रिजल्ट भी कंफ्यूज कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारी खुद की जो इंसाइट है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस है, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें से जो BDI है, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जिसे आप कहते हैं, ये आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल है सेकेंड ईयर में। और बिग 5 इन्वेंटरी भी यूज होता है काफी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके नाम ध्यान में रखिएगा, जस्ट नेमिंग भी कर देंगे तो इनफ है। वैसे आपको ध्यान तो होगा ना बिग 5 इन्वेंटरी क्या है। बिग 5 फैक्टर थ्योरी लास्ट वीडियो में पढ़ के आए थे, ओशियन के उससे हमने याद किया था।
स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में कुछ और ज्यादा चीजें यूज नहीं होती हैं, तो लार्ज स्केल पे असेसमेंट भी हो सकता है। डायरेक्ट असेस टू इनर थॉट, हम क्या सोच रहे हैं उसका हम डायरेक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन, लार्ज स्केल पर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े ग्रुप्स पे भी ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्विकली चल रही हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये बात इतनी बड़ी नहीं है जिसको मैं जबरदस्ती का लेंदी बनाऊं। स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मेटिव डेटा की बात करें तो नॉर्म्स पर बेस्ड होते हैं ये टेस्ट, ऐसा नहीं है कि बिना किसी नॉर्म्स के कुछ भी बना दिया, और अक्रॉस कल्चर भी वेरी करते हैं जिसका मतलब स्टैंडर्डाइज्ड भी होते हैं। यूटिलिटी इन वेरियस डोमेन्स, मतलब बहुत सारे डोमेन्स में हम उनको यूज कर सकते हैं, जैसे पिछली बार में भी हमने देखा था, आप चाहें तो ये वाली चीज पिछली बार में भी यूज कर सकते थे कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी असेसमेंट में, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशनल सेटिंग में। इसके सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में वही कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी, जैसे कि रिस्पॉन्स बायस यहाँ पे बहुत होता है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस आपको देखने को मिलेगा। एक्विंसेंस बायस का मतलब क्या होता है कि जो भी बात, एक्विंसेंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी बात में उसके ट्रू मीनिंग को ना कह के उसके ऑपोजिट बात कह दें, हमें लग रहा है कि हाँ भाई सब हाँ हाँ कर रहे हैं तो हमने भी हाँ उस पर कर दी, तो सब स्टेटमेंट से एग्री हो जाना उनकी ट्रू फीलिंग के अपोजिट जाके, इसको हम एक्विंसेंस बायस कहते हैं। सेल्फ डिसेप्शन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स मे नॉट हैव एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस और मे अनकॉन्शियसली ऑल्टर देयर रिस्पॉन्स, जिससे कि एक आइडियल सेल्फ इमेज बन जाए, तो सेल्फ डिसेप्शन उसको हम कहते हैं। इनएक्यूरेसी ड्यू टू मेमोरी और इनसाइट, यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट बिहेवियर एक्सपीरियंस को रिकॉल करने की अगर एक्यूरेसी नहीं है तो सेल्फ रिपोर्ट उस पर पूरी तरीके से रिलाई करते हैं। अगर किसी को मेमोरी रिलेटेड कोई इश्यू है तो यहाँ पे वो टेस्ट को यूज नहीं कर पाएगा, वो पर्सन उसको कवर नहीं कर पाएगा टेस्ट को, तो मेमोरी लिमिटेशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर किसी की कॉग्निटिव बायसनेस किसी को रहती है, डिफरेंट कॉग्निटिव बायस रहती है, तो वो वीकनेसेस जो उसकी रहती है वो भी यहाँ पे अपना पूरा रोल प्ले कर देंगे। कुछ लोग अननेसेसरी जो है वो अपनी ट्रू इंटेंशन को हाइड करके और सेल्फ अवेयरनेस को दिखा के ज्यादा तरीके से अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को डिस्प्ले करने लगते हैं, जो कि ट्रू नहीं होता है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम आने लगती है। कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल ये डिसीजन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से एक चीज जो हमें एक एनवायरनमेंट में ठीक लगती है दूसरी जगह पर वो चीज शायद ना भी सही लगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है कि हम सही किसको माने, और जब हमारे पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं होता तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। लिमिटेड बाय डिजाइन ऑफ क्वेश्चन, द वैलिडिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट डिपेंड्स हेविली ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर पुअरली बनाए गए हैं क्वेश्चन तो आंसर्स भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो सही से बनाना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स है, यहाँ पे ओवर सिंप्लीफाइड लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी कोई टेस्ट बना सकते हैं। कई लोग सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बना देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत इजीली हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो यूजफुल तो है, ऐसा नहीं है। टीचर्स जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का एजुकेशनल सेटिंग में यूज करते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बनाकर उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर ये चीज बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती है तो हर कोई यूज कर सकता है, तो इसके पीछे इसके जो नॉर्म्स है उन पर क्वेश्चन उठने लगता है। तो एक एसेंशियल टूल तो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, जो हमें बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेड, इमोशन, एटीट्यूड, बिहेवियर के थ्रू लेकर जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है ना। आ जाते हैं बिहेवियरल असेसमेंट पे। ऑलरेडी हमारा वीडियो जो है वो 28 मिनट्स का हो चुका है, मैंने भी जस्ट देखा है, और अब हम बिहेवियरल असेसमेंट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मैं चीजों को थोड़ा फास्ट लेके चलूंगी। मैं आपको ये पहले समझा दूं बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है। बिहेवियर का असेसमेंट हम दिन रात करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा बोल रहा था, उसने इसको ऐसा चीज कर दी, वैसा कर दी, मतलब हमारा एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि दूसरे का हमने कुछ करते हुए देखा नहीं कि अपना ज्ञान हम लोग देने लग जाते हैं। इसे ही हमारे साइकोलॉजी में बिहेवियरल असेसमेंट कहा जाता है। तो आपको सुन के थोड़ी हंसी भी आ रही होगी, हैरानी भी हो रही होगी, और मेरा एक्सप्रेशन देख के भी हंसी आ रही होगी कि मैं कैसी बात आपसे कर रही हूँ, बट एक्चुअली यही है। बिहेवियरल असेसमेंट इज सिंपली द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। बट अब यहाँ से बात जो है वो मेन स्टार्ट होती है, क्या ये जो हम जनरली करते रहते हैं दिन भर, या कोई भी पर्सन करता है, तो क्या वो बिहेवियरल असेसमेंट है साइकोलॉजी में? यही चीज थोड़ा सा बदल देती है इस बात को कि ये जो हम दुनिया में करते हैं, दुनिया के लोग जो सब कुछ करते रहते हैं, वो एक इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मली करते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, बस किसी को कुछ करते हुए देखा और अपना स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन साइकोलॉजी में जब हम इसी काम को करते हैं
तो वो एक फॉर्मल वे में होता है, मतलब उसके पीछे प्लानिंग होती है, वो साइंटिफिक चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में चलती हैं, और तब हम उसको बिहेवियरल असेसमेंट कहते हैं। बहुत तरीके से होता है बिहेवियरल असेसमेंट कि लोग रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव करते हैं, ये जानने का तरीका होता है। अच्छा, बिहेवियरल असेसमेंट भी डायरेक्ट टेक्निक है असेसमेंट की, क्योंकि यहाँ पे हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू नोटिस कर रहे हैं। और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जहां पर हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। बिहेवियरल असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होता है, किसी भी सेंस में हो। अगर इंटरव्यू के लिए कोई पर्सन आता है तो उसकी ड्रेस को नोटिस किया जाता है, उसे पता है मेरी ड्रेस को नोटिस किया जाएगा, वो ड्रेस अभी वैसे होके आता है। उसे पता है मेरी लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, मेरी फ्लुएंसी पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू देने वाले को भी पता है कि मुझे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, और सामने बैठे पर्सन की एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से हाई होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होता है, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये चीज समझ लीजिए। जब हम बिहेवियरल का असेसमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशंस के हिसाब से भी किया जाता है। हम ये भी कंसीडर करते हैं कि अगर उस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया है तो उसके पीछे की वजह होगी, उसकी सिचुएशन के हिसाब से भी चीजें चेंज होती हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस किया जाता है, मतलब जो चीजें सामने से नजर आ रही है, जैसा आप अपने आपको प्रेजेंट करोगे वैसा ही होगा। अब ये नहीं माना जाएगा कि इंटरव्यू में वो पर्सन बहुत बुरे कपड़े पहनकर आया था, या उसके ड्रेसअप अच्छा नहीं था तो वो बेचारा गरीब होगा, या उसके पास कपड़े नहीं होंगे। हम ये क्या देखेंगे, यहाँ पर ये नोटिस किया जाएगा कि उसको ये नहीं पता कि मुझे खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। दिस इज ऑब्जर्वेबल, है ना। अब उसकी इनर फीलिंग्स पे हम नहीं जाएंगे कि उसको वो क्यों नहीं है। जो वो पर्सन वहां पर आया है तो वो जो भी पहना है उसमें कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, है ना। जो भी उसका ड्रेसअप वहां पर है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर ऑब्जर्वेबल है। अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, उस पर नहीं जाया जाएगा। तो हम हर चीज ऑब्जर्वेबल पर ही फोकस करते हैं। फंक्शनल अप्रोच होती है, फंक्शनल अप्रोच का मतलब हो गया कि चीजें फंक्शन में कैसे चलती है, ये सब कनेक्टेड है। ठीक, आते हैं मेथड्स की बात करते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है नेचुरल या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल वे में भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल सेटिंग में। अब नेचुरल तो आप समझ रहे होंगे कि नेचुरली किसी को ऑब्जर्व करना, है ना। पर ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन तो हम दिन भर भी करते हैं, ये उससे डिफरेंट कैसे है? यहाँ जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है उसमें हमें ये पता है कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि देख रहे हैं कि अरे वो कर क्या रहा होगा आके, नहीं। हमें ये देखना है कि इस मोमेंट पर, इस सिचुएशन में पर्सन कैसे बिहेव करता है। तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर है कि ऑब्जर्व करना क्या है। ये नहीं कि कुछ भी ऑब्जर्व करना है फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या निकालना है उसमें से, ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम बहुत सारा कुछ नेचुरल वे में, नेचुरल सेटिंग्स में पर्सन को डेली एक्टिविटीज में करते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है। अब एक दिन तो प्रिंसिपल अगर रूम में आके बैठ जाती है उनके सामने, तो टीचर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकती है। अब नॉट एवरीबडी, बट मैं एक बात कर रही हूँ, ट्रेनी टीचर को ले लीजिए। चलिए, वो ट्रेनी टीचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब लोग बच्चे तो छोड़िए, वो उनका ध्यान पूरा बच्चे छोड़ के प्रिंसिपल पे चला जाता है कि हमें सीनियर टीचर है, प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसका जो ट्रू है टीचिंग का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल रोज बैठने लग जाए तो एक पॉइंट के बाद उन्हें लगेगा कि ये तो रोज की होती स्टूडेंट ही है मेरी, जब सब बच्चों के बीच में बैठी हुई है तो उतना हम बॉदर नहीं करेंगे। तो वहां पे जो ट्रेनी टीचर्स की जो नेचुरल वे में टीचिंग निकल कर आएगी वो होगी। अब ये तो प्रिंसिपल सामने बैठा दी हमने, मान लीजिए टीचर प्रिंसिपल जो है वो कैमरे से देख रही है। कैमरे में भी बहुत सारा कुछ फेक हो जाता है, टीचर को कई बार लगता है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ पिक्चर में। तो मान लीजिए उसको नहीं पता है कि उसको ऑब्जर्वेशन हो रहा है नेचुरल वे में, तो जो टीचर का एक्चुअल में है, ट्रेनी टीचर का बिहेवियर, वो निकल कर आएगा। तो ये तो नेचुरल की बात होगी। कंट्रोल का मतलब हो गया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने सेटिंग्स को सेट किया हुआ है। अभी जो कैमरे की बात हो रही थी ना, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि कैमरे में तो पर्सन को पता रहता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। काफी हद तक कंट्रोल में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि, लेकिन सोशल सेटिंग्स में उसका बिहेवियर कैसा है ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्किल्स काफी हद तक पता चलता है। ये थेरेपिस्ट जो है, मैं एग्जाम्पल दिया है कि ऑब्जर्व अ चाइल्ड विद एडीएचडी इन अ क्लासरूम सेटिंग टू सी हाउ दे इंटरेक्ट विद पीयर्स एंड मैनेज टास्क। इसकी की टेक्निक्स क्या होती हैं? इवेंट सैम्पलिंग, ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना चीजों को, स्पेसिफिक बिहेवियर को, और किस तरीके से उन्होंने किया। टाइम सैम्पलिंग, कितने टाइम में किया, किस तरीके से किया, वो टाइम का उन्होंने कैसे कंजम्पशन किया, ये भी यूज होता है। बिहेवियरल इंटरव्यूज की बात करें तो बिहेवियरल इंटरव्यूज में होता क्या है कि किसी भी पर्सन को डिफरेंट वेरियस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा, ये उसका गोल होता है कि उसको अपने पास बिहेवियर से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। हाउ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे या फिर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखते होंगे जिसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अच्छा बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे।
तो पर्सन डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर इंटरव्यू के थ्रू दिखाता है। अबाउट हाउ अ चाइल्ड बिहेव्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो ये चीज हम इसमें बताएंगे। बिहेवियरल चेकलिस्ट क्या होते हैं? रेटिंग स्केल। बिहेवियर चेकलिस्ट वो होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन को उसके बिहेवियर के लिए रेट करते हैं, उसी को हम रेटिंग स्केल्स भी बोलते हैं। ये ज्यादातर ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में होते हैं जहां पर स्टाफ के मेंबर्स एक दूसरे को रेट करते हैं, लेकिन इसमें बायसनेस भी हो जाती है कि तू मुझे अच्छे रेटिंग्स दे देना, मैं तुझे अच्छे रेटिंग्स दे दूंगा, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अदरवाइज जहां भी यूज होते हैं बिहेवियरल चेकलिस्ट, वहां पे हमें किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो है एक डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट भी इसका एग्जाम्पल है। ये काफी वाइडली यूज टूल है CBCL, जिसमें इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम को उनके पेरेंट्स के द्वारा बाय हैविंग पेरेंट्स और टीचर्स रेट द चाइल्ड्स बिहेवियर, पेरेंट्स या फिर जो टीचर्स होते हैं वो चाइल्ड के बिहेवियर को रेट करते हैं। ये CBCL का वर्क होता है। कॉर्नर्स रेटिंग स्केल्स, दीज स्केल्स आर यूज्ड टू असेस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। ADHD जिनमें सस्पेक्ट होता है उनमें ज्यादा कॉर्नर्स का रेटिंग स्केल यूज होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है? अपने आप को खुद से मॉनिटर करना कि किसी भी चीज में हम कैसा कर रहे हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत लोग करते हैं, अपना डेटा खुद सेव करते हैं कि मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया था, क्या मैंने फॉलो किया, नहीं किया। सेल्फ मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम खुद से झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि खुद से अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम क्या ही कर लेंगे, फिर उसके बाद तो सारे रेटिंग्स के लिए खत्म है। तो ये भी एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और अपना असेसमेंट खुद करते हैं। रोल प्लेइंग इन सिमुलेशन, सिमुलेशन और रोल प्ले में क्या होता है कि कुछ भी हमने स्टूडेंट्स की लाइफ में ज्यादा यूज होता है रोल प्ले वाली चीजें, और काफी सारे हमारे जॉब इंटरव्यूज वगैरह में भी ये यूज होता है कि आपको ऐसा रोल प्ले करके दिखाना है, आपको सिमुलेट करना है, इसके तरीके से करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे निकल कर आता है असेसमेंट हम कर पाते हैं। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है? जैसे कि हार्ट रेट, स्किन कंडक्टेंस, इससे हमें किसी पर्सन के इमोशनल और स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर का पता चलता है कि वो अंडर किसी सिचुएशन में कितना डरा हुआ है, कितना थ्रेटेंड है ना। ये भी हम करते हैं। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट क्या होता है? फंक्शनल असेसमेंट जिसके भी मैंने बात भी की थी, दिस मेथड फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द पर्पस और फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, यानी कि कोई बिहेवियर हुआ है तो उसका पर्पस क्या रहा होगा, पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, यानी कि इससे पता चलता है कि किसी भी बिहेवियर से पहले क्या हुआ होगा और उस बिहेवियर के बाद क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड सिचुएशन के बारे में हमें पता चल जाता है और कॉज पे भी हम चले जाते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है ये, और इसका जो गोल है वो यही है कि जो भी हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर पर्सन का निकल कर आएगा, अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इस टेस्ट की हेल्प से हम उसके बारे में पता करके फिर हम यूज कर पाते हैं। बिहेवियरल एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टूल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से कई बार हम पर्सन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि वो पर्सन किस उस बिहेवियर में किस तरह से बिहेव करेगा। बिहेवियरल असेसमेंट की बहुत सारी स्ट्रेंथ है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनके थ्रू कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशन में पर्सन कैसे बिहेव करेगा। बिहेवियरल इंटरवेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए काफी यूजफुल होते हैं। जब पता चलता है कि पर्सन का जो बिहेवियर ऐसा है तो हम उसके हिसाब से उसके संग ट्रीट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक बिहेवियर पर ये फोकस करता है, मतलब जब बिहेवियरल असेसमेंट होता है तो ऐसा नहीं कि सारे बिहेवियर एक साथ हम ऑब्जर्व करेंगे, नहीं, हम किसी स्पेसिफिक पे वर्क करते हैं। जितने भी आपने टेस्ट ऊपर देखे वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर ही वर्क होते हैं, यूज होते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वर बायस है, बहुत हद तक ये भी तो डिपेंड करता है कि पर्सन देखना क्या चाह रहा है किसी चीज में। अगर किसी का परसेप्शन बहुत नेगेटिव है तो अब दुनिया की सारी पॉजिटिविटी उठा के उसके आगे रख दीजिए, उसने तो नेगेटिव ही देखना है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर बायस जो है यहाँ पे हो जाता है ना। और जैसे बच्चे कहते भी हैं कि वो टीचर को मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए उन्होंने मेरे मार्क्स कट कर दिए, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। बच्चे कहते हैं वो मैम को तो मुझसे प्रॉब्लम ही थी। तो ये क्या है? अब बच्चा सही कह रहा है गलत कह रहा है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ऐसा किसी रियल सिचुएशन में होता है तो इसका मतलब है कि वो बायस हो रहा है। लिमिटेड स्कोप हो जाता है जब हम किसी एक ही चीज पर बिहेवियर करते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ही फोकस करते हैं। तो कुछ चीजें इंटरनल भी होती हैं, कुछ साइकोलॉजी में हमेशा वो सच नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट इज नॉट विजिबल टू यू, तो उसको अंडर कवर कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम तो डायरेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स है, और कई बार तो इतने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि करे तो करे कैसे। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है कि किस चीज के बारे में आप करना चाहते हैं, वही चीज हमें यहाँ पे नजर आएगी। बिहेवियरल असेसमेंट एक बहुत ही वैल्यूएबल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच प्रोवाइड कराते हैं पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कई तरीके से किए जा सकते हैं और मैं फटाफट से आने वाली हूँ लास्ट टॉपिक पे, मतलब आज के वीडियो का लास्ट है ये हमारा। ये जो सीरीज चल रही है इसमें अब तक हमारे अराउंड 4th वीडियो में तो कम से कम 18 टॉपिक्स कवर होने चाहिए थे, लेकिन लेंथ इतनी ज्यादा है इसमें। ये पेपर का थोड़ा सा ये भी ड्रॉबैक है
यहाँ कंटेंट ही इतना लेंदी लेंदी होता है, आपको अपने हाथों को भी एकदम मजबूत करके रखिए, बहुत लेंदी लेंदी आपको उसमें लिख के आना होगा। और जो फर्स्ट और सेकंड पेपर देकर आ चुके होते हैं उनके तो हाथ ऐसे भी थर्ड पेपर तक बहुत मजबूत हो जाते हैं लिखने के लिए। तो केस स्टडी पे आएंगे, मैं बहुत फास्ट केस स्टडी करवा दूंगी आपको, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मेरा 40 मिनट्स का हो चुका है, मैं ये खुद नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग कैसे इसको इतना लंबा देख पाएंगे, लेकिन केस स्टडी ज्यादा लंबा होगा नहीं। एक बार मैं आपको क्विकली दिखा दूं तो ये कुछ चीजें ही हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बाद, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए भी मैं इसको यहाँ पे ओवर कर रही हूँ क्योंकि अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने टीएटी को केवल ओवरव्यू किया था और आपने देखा होगा मैंने वहाँ डिटेलिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे मालूम है मुझे करनी है अगले वीडियो में। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होगा, इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। अगर केस स्टडी की मैं फटाफट से बात करूं तो केस स्टडी क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी होती है और केस स्टडी किसी भी चीज पर, स्पेसिफिक चीज पे भी की जा सकती है। जनरल लोगों को परसेप्शन ये होता है कि केस स्टडी के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं एक जगह पर लाके, डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली वेरियस होता चला जाता है क्योंकि हम उसमें इन डेप्थ चले जाते हैं। बट केस स्टडी में हम शुरुआत किसी एक ही चीज से करते हैं। शुरुआत क्या मतलब, हमारा टारगेट जो होता है, हमारी हाइपोथेसिस जो होती है वो किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके बनती है, लेकिन हमें डिटेल्स सब कुछ ले सकते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स ले सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन पर आप स्टडी कर रहे हैं, उसके पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन इसमें जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों पे जा सकते हैं कि क्या जिस घर में वो रहता है वहां के एनवायरनमेंट की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, उसका जहां जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके पेरेंट्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से तो नहीं है। कॉजेज पे इतना वर्क किया जाता है केस स्टडी में कि जो डेटा है वो इतना ज्यादा बड़ा होता चला जाता है हमारे पास में। तो इसीलिए केस स्टडी जो है वो लंबी लगती है, लेकिन लंबी में हम काम एक ही चीज, छोटी चीज पे कर रहे होते हैं, मगर उसको प्रोसेस इंक्लूड बहुत कुछ कर लेता है। तो अब मैं आपको फटाफट से बता दूं केस स्टडी क्या है। इन डेप्थ एनालिसिस है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और फिनोमिना का। इस केस स्टडी में छोटे से लेकर बड़ी बात को भी बहुत डिटेलिंग में किया जाता है ना। उसके बाद इसका जो गोल होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराना है। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा फास्ट कर दिया तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं क्विकली, मुझे स्टॉप करके यहीं पे, और इसको आप फटाफट से रीड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल केस को या नंबर ऑफ केसेस को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन पर मैं थी, इसमें हम बहुत सारे जितने भी टाइप मेथड्स के आप पढ़ते हैं ना रिसर्च में, रिसर्च करने में जितने भी मेथड्स यूज होते हैं, केस स्टडी तो सब अपने आप में एक मेथड होने के बावजूद सबको ले सकती है। ये टॉपिक ऐसा है अगर 10 मार्कर में आ गया तो आप छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि इसमें आप जो लिखेंगे सब सही है। और जो मतलब कहानियां नहीं लिख के आनी है, लिखने का मेरा मतलब है कि इसके अंदर आप न्यूमरस टाइप ऑफ जो भी हमारे मेथड्स होते हैं उनके नंबरिंग करके लिख के आ सकते हैं। मतलब इसमें लिखने के लिए इतना कुछ है केस स्टडी में कि मुझे टाइम रियली कम फील हो रहा है। अगर मैंने बिगिनिंग में लिया होता तो मैं 20 मिनट टॉपिक में लगा देती, हालांकि 20 मिनट की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो केस स्टडी मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है, हम डिटेलिंग में जाते हैं, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस होता है। यहाँ पे जो मेथड है वो कॉन्टेक्स्ट के इंपॉर्टेंस पे वर्क करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बात हमें छोटी लग रही है मगर बात छोटी है नहीं, वो छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो उस पर हमें वर्क करना होता है। इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डेटा यूज होता है। कई बार हमें हमारे रिसर्च में कुछ चीजें इलेबोरेटिव वे में हमारे सामने होंगी और कुछ न्यूमेरिकली बेस्ड होंगी, तो दोनों टाइप का डेटा यहाँ पे चाहिए होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें, हम चाहें तो अपनी इसको जो भी लिमिटेड वर्ड्स में समराइज कर दे, हम चाहें तो और डिटेल में खत्म ही ना करें 2 महीने तक, तो ये काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इसी सेंस में नहीं होती है कि हम डेटा कहाँ तक रिसोर्स ले रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी चीजों में होती है कि आप इसमें अपने हिसाब से कन्वीनियंटली इसको कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज होती है जिसमें किसी भी फिनोमिना को दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड, इसको हम बहुत हाइपोथेसिस जनरेट करके और डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके फर्दर स्टडी कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, फोकस करते हैं और सिर्फ रेलेवेंट फीचर्स पर वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी होती है जो कि जो भी कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं केस के रिगार्डिंग सबको आपस में कनेक्ट करते हुए चलती है। इंट्रिंसिक केस स्टडी का मतलब होता है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केस, क्योंकि ये किसी न किसी सिग्निफिकेंस के लिए है, मतलब कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट दे रहा है, तो उसको इंटरनली जो उसमें कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग अ ब्रॉडर इश्यू थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक केस, मतलब एक सिचुएशन का बड़े लेवल पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो समझने के लिए हम यहाँ पे इस वाले टाइप की केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी के एडवांटेजेस की बात करें तो ये रिच डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड कराती हैं, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी हेल्प से नई थ्योरीज भी डेवलप होती हैं केस स्टडीज की हेल्प से, और ये रियल लाइफ इंसाइट्स लेती हैं, कोई फेक बात या हाइपोथेटिकल नहीं चलता है,
चीजें जो एक्चुअल में होती हैं वही होती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जनरल एबिलिटी की लिमिटेशंस है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं होती हैं। हम केस स्टडी से थ्योरीज तो क्रिएट करते हैं, लेकिन हर कोई थ्योरी नहीं बन पाती है, मतलब एक जनरलाइज करने वाली थ्योरी नहीं बन पाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, और सब्जेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे टाइप का बायस भी क्रिएट होता है कि मतलब हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। जगह जगह पे आपको हर एक केस में यहाँ पे बायसनेस डिफरेंट दिखती है और बहुत ज्यादा बायसनेस होती है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, कितना भी आप सोच लें कि हम इसे कम टाइम में कवर कर लेंगे, फिर भी ये टाइम तो लेगी ही लेगी। लेबर इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, जितना इसमें रिसोर्सेज लग जाते हैं, जितना इसमें टाइम लग जाता है, वो सब काफी ज्यादा होता चला जाता है। पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट डेटा, जो भी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस रिसर्चर में एनकाउंटर लिमिटेशंस ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से स्टडी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे फर्क पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि जो भी अगर इनकम्प्लीट डेटा हमें मिल रहा है तो हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, वो हो ही गया, वो डेटा भी हमारे किसी काम का आगे नहीं रह जाता। रेप्लिकेशन में काफी डिफिकल्टी आती है। यूनिक नेचर ऑफ ईच केस मेक्स इट चैलेंजिंग टू रेप्लिकेट स्टडीज, यानी कि जो भी हमने फाइंडिंग्स निकाली है उससे हम जनरलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। टू कंक्लूड दिस, ये जो कंटेंट है 6 मार्कर के हिसाब से आपके सामने है। 10 मार्कर की वर्ड लिमिट तो है इसकी, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपको और चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट मेथड्स की केस स्टडी में अपने मेथड्स होते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को तो मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट के साथ मिलूंगी, जो कि इसका 5th पार्ट होगा, और हम हर पेपर के 6 वीडियोस अभी तक लेकर चल रहे थे। कुछ वीडियो की लेंथ इसमें बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आगे के हमारे वीडियो टॉपिक जो है वो कितने हैं। अभी हमने 15 टॉपिक पर हम आ चुके हैं, टोटल 27 इसमें है, तो मिनिमम से मिनिमम 3 वीडियोस तो आपके और आने ही आने हैं। यानी आज 4th वीडियो आप देख रहे हैं, 5, 6, 7, तो 7 तक तो डन है ही है कि होगा ही होगा। 8th भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक चीज है जो मैं कहना अक्सर भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसी पे रहता है कि मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।